Students, this is Deepak Mishra. Today we are going to start a history lecture. Before further going to the chapter 1 of the 10th standard history, you must understand you have to clear there is a history basics. You must all of you it should be clear by now because whatever the syllabus pattern of your 10th standard, it's slightly different than the any other history chapter you have learned. 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, यहां तक का जो आपका हिस्ट्री था, ये जो हिस्ट्री है इसमें आपने एक अलग अलग टाइम पीरियड के बारे में स्टडी किया, ठीक है। लेकिन 10th स्टैंडर्ड का जो हिस्ट्री है वो थोड़ा सा आप लोगों के हिस्ट्री के कंसेप्ट को अलग करेगा, थोड़ा चेंज कर देगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग पहले थोड़ा बेसिक्स जानो हिस्ट्री का, जो आज का लेक्चर है, ठीक है। ये हिस्ट्री का बेसिक का लेक्चर जो है, इसके नोट्स आपको बनाने होंगे और लेक्चर के एंड में कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं, उसके आंसर्स आपको कमेंट में नीचे लिखने होंगे, ठीक है। जितना आप आंसर लिखोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, उतना आपका वो चीजें ना हमेशा के लिए याद हो जाती हैं, ठीक है। आप सिर्फ सुनकर चीजों को फिर अवॉइड कर दोगे तो वो चीजें कभी याद ही नहीं होंगी, जब तक आपको उसमें इंगेज होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने देख लिया वीडियो, आप वीडियो पूरा देखें, ठीक है, आपने वीडियो पूरा देखा मानता हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको क्लियर करना है तो नोट्स बनाने हैं और क्वेश्चन के आंसर भी देने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग थोड़ा सा अपना एक टाइमलाइन का बेसिक्स हम लोग सीखेंगे आज। साथ में आपको मैं क्वेश्चंस पूछते रहूंगा, ठीक है, आपको आंसर देते रहना है। लास्ट के जो 3 क्वेश्चन होंगे वो एंड में आएंगे, ठीक है। सो आपने जब टाइमलाइन के बारे में सुना होगा, सब लोगों ने टाइमलाइन के बारे में, जैसे कि हमारा नंबर लाइन होता है, ठीक है। नंबर लाइन को अगर हम लोग अगर डिनोट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं बनाता हूं इस तरह से, अब स्ट्रेट लाइन में वी ऑल यहां पे अगर हम लोग नंबर लाइन मानते हैं, इसको कंसेप्ट ऐसा अज्यूम करते हैं कि नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन के ये साइड में क्या होता है, नेगेटिव, और वो साइड पॉजिटिव, ठीक है, और सेंटर में क्या होता है, 0, ठीक है। उसी तरह से टाइमलाइन में भी सेंटर में एक होता है 0 टाइमलाइन, ठीक है, 0 टाइमलाइन। दिस 0 टाइमलाइन इट इज नोन एज द बर्थ ऑफ जीसस, यानी जब भगवान यीशु या फिर जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं 0 टाइमलाइन, ठीक है। अब इसको कंसेप्ट जो है उसको क्लियरली समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिए। जैसे कि अगर आप कोई ग्राफ बनाते हो, ठीक है, उस ग्राफ में एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ओरिजिन, जो होता है 0,0। अब ये जो ओरिजिन है, यहीं से हम लोग पॉजिटिव में एक्स की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव में वाई की तरफ, पॉजिटिव में नेगेटिव में वाई की एक्स की तरफ और नेगेटिव में वाई की तरफ। तो यही कंसेप्ट आपको यहां पे समझना है। ये जो 0 टाइमलाइन है, ठीक है, ये हमको डिनोट करता है कि यहां पे द बर्थ ऑफ जीसस, ठीक है, जीसस क्राइस्ट। अभी टाइमलाइन जो बनाने वाले थे वो मोस्टली यूरोपियन ही थे, तो उन्होंने जीसस क्राइस्ट के जो जन्म को उन्होंने 0 टाइमलाइन लिया, ठीक है। अब इसके बाद का जो समय आता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं एडी से। इसके जो पहले समय आता है उसको डिनोट करते हैं हम लोग बीसी से, ठीक है। एडी और बीसी का जो फुल फॉर्म है, अगर किसी को आता है तो कमेंट्स में लिख के बताओ, ठीक है। तो एडी का फुल फॉर्म क्या लिखा आप लोगों ने, एनो डोमिनी, ठीक है। ये होता है फुल फॉर्म ऑफ एडी, एनो डोमिनी। अब बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी अच्छा, यहां पे जो एनो डोमिनी है
इसका जो मीनिंग है, ये एक्चुअली रोमन वर्ड है, ठीक है, रोमन एम्पायर का। तो हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इंग्लिश में इसका मतलब होता है इन टाइम ऑफ आवर लॉर्ड, ठीक है, इन टाइम ऑफ आवर लॉर्ड, यानी हमारे भगवान का समय। क्योंकि भगवान ने जन्म लिया तो उनका समय चालू हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं एनो डोमिनी। कुछ और भी नाम से बोला जाता है आपके बुक में, कहीं कहीं पे एडी की जगह पे सी लिखते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे क्या लिखते हैं, एडी की जगह पे सी। सी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा, कॉमन एरा। और कहीं कहीं पे बुक में यहां पे लिखते हैं बीसीई। इसका मतलब क्या होता है फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म एकदम इजी है, देखो, सी का फुल फॉर्म कॉमन एरा है, तो इसको ऐसे ही लेना है, कॉमन एरा, ठीक है, और बी की जगह पे क्या डाल दोगे आप, बिफोर, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया, ये फुल फॉर्म है, बहुत इजी कंसेप्ट है। अब हम लोग देखेंगे कि इस टाइमलाइन में हमारा हिस्ट्री कहां पे प्लस करता है, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, हमारा जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले, मतलब जनरली जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वैसे तो करोड़ों साल का इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जनरली हम लोग मानते हैं स्टोन एज से। स्टोन एज से जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा क्लियरली है हमारे पास। तो जो इसका जो डेट है उसको हम लोग, ये है डेट 10,000 BC, ठीक है। एक मूवी भी आई थी इसके ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको जाके देखना है, ठीक है, टाइम मिला देख लेना। उस मूवी का नाम ही है 10,000 BC। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जीरो टाइमलाइन से, ध्यान से सुनिए, जीरो टाइमलाइन से 10,000 साल पहले, ये जो टाइम है ये होता है हमारा स्टोन एज का। तो इस टाइम में किस तरह से हम लोगों ने आग का इन्वेंशन किया, द फायर, द इन्वेंशन ऑफ फायर सबसे इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन है हमारे मैनकाइंड की हिस्ट्री में, ठीक है। इंसानों को जब आग का यूज करना आया, यूज ऑफ फायर, देन वी बिकम अ मॉडर्नाइज, थोड़ा मॉडर्नाइज हो गए हम लोग, बिकॉज देन वी स्टार्टेड टू ईट द कुक्ड फूड, यानी पके हुए जो खाना है, पका हुआ खाना हम लोग खाने लग गए। उसके बाद टूल्स बने, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, इसके जो प्रमाण है, इसके जो प्रूफ है, ठीक है, वो आप लोगों को कहां पे मिलते हैं, ये मिलते हैं मध्य प्रदेश के MP के भीमबेटका, एक भीमबेटका एक केव है, ठीक है, केव्स। यहाँ पे बहुत सारे केव्स हैं, एक्चुअली एक नहीं है, बहुत सारे केव्स हैं, ठीक है, लाखों में केव्स हैं, एक दो नहीं है, लाखों यहाँ से गुफाएं हैं, हर एक गुफा में चित्र बने हुए हैं। यानी पहले के जो लोग थे उन्होंने जो चित्र बनाए थे हंटिंग के, ठीक है, गैदरिंग के, फेस्टिवल के, वो हर एक स्केच फॉर्म में ही है, ठीक है। इतना भी वो लोग होशियार नहीं थे कि वो लोग बहुत अच्छी ड्राइंग बनाएंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए। तो आगे चलते हैं हम लोग समय में, धीरे धीरे हम लोग आगे जाते हैं। तो हम लोग को जो टाइमलाइन आता है वो आता है 5000 BCE, ठीक है, इसको मैं यहां पे डिवाइड कर देता हूं, यहां पे आएगा 5000 BC। 5000 BC में हमारा जो सबसे पहला, व्हाट इज द इंडिया फर्स्ट सिविलाइजेशन, भारत की पहली मानव सभ्यता का नाम क्या है, कमेंट्स में लिखिए इसका नाम। व्हाट इज द फर्स्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 600 में, याद होगा तो। इसको हम लोग बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या नाम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो यहां पे जो हमारा चालू हुआ था वो चालू हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडिया की जो इंडस रिवर थी, इंडिया की रिवर जो इंडस थी, उसके नाम पे इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया, ठीक है। फिर आगे हम लोग टाइम
को आगे लेके जाते हैं। अब हमारा नया टाइम चालू होता है जो जनरली 3000 से लेकर 2500 BCE तक था। 2300 लेते हैं, 700 ईयर्स का जो हिस्ट्री था। ये 700 ईयर्स का जो हिस्ट्री है ये आपको डिनोट करता है यहां पर हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में आपने भी 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। हड़प्पन सिविलाइजेशन ये जितने भी डेट्स हैं आपको याद रखने हैं, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड का जब हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आप लोगों को ये डेट्स आएंगे, तो आपको उसको कनेक्ट करने में इजी पड़ेगा। आपको याद रहेगा कि हम लोगों ने बेसिक्स में क्या पढ़ा था, उसका यहाँ पे किस तरह यूज आ रहा है, ठीक है। तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था, इसको हम लोग इंडिया की पहली मॉडर्न सिविलाइजेशन बोलते हैं इसको। इट इज इंडिया फर्स्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन, क्योंकि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, इन लोगों ने अपने आप को बहुत अच्छी तरह डेवलप कर लिया था। पहले के टाइम की जो बिल्डिंग्स थी, उनके जो कंस्ट्रक्शन थे, ठीक है, कैनल्स थे, कैनल पता है मतलब नाला जहां से पानी निकलता है, सीवेज सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम, ये सब बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप किया था वो लोगों ने, ठीक है। इसीलिए उनको बोलते हैं इंडिया फर्स्ट मॉडर्न सिविलाइजेशन। अब आते हैं हम लोग, थोड़ा समय को आगे लेके चलते हैं। यहां पे जब आते हैं तो हमारा 1500 BCE में आते हैं। ये जो टाइम है 100 BCE का टाइम है, ठीक है। ये है हमारा किसका सिविलाइजेशन? वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन आप लोगों ने 4th या 5th चैप्टर में पढ़ा था 6th स्टैंडर्ड में, ठीक है। इसमें क्या डेवलप हुआ था? यहां पर संस्कृत को बहुत ज्यादा मान्यता मिली थी, ठीक है। द इंपॉर्टेंस ऑफ संस्कृत राइजेस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वेदा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ वेदा ऑल्सो राइजेस। कितने टाइप के वेद हैं हमारे पास, वो चारों के नाम नीचे कमेंट्स में लिखो आप लोग, ठीक है। ये जो संस्कृत का वेद हैं, ठीक है, इनका इंपॉर्टेंस बढ़ गया और जो सोसाइटी थी वो पैट्रियार्कल बन गई। पैट्रियार्कल यानी पितृसत्ता, ज्यादा इंपॉर्टेंस मेल को मिलने लग गया। जो हमारे घर का जो ज्येष्ठ होता है, जो बोलते हैं ना सीनियर डैड, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया, उसको बोलते हैं पैट्रियार्कल। इस तरह से वैदिक सिविलाइजेशन में हमारा जो संस्कृति है और डेवलप हुई। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ते गया। एक ऐसा टाइम आया जब, अब देखो ये टाइम में ना कैसा है, यहां पे भले ही वैदिक सिविलाइजेशन चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन खत्म हो गया। एक समय ऐसा आया था ऑलमोस्ट 1000 BCE के आसपास, ठीक है, 1000 BCE के आसपास। इस टाइम में हड़प्पन सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन दोनों आपस में साथ में रहते थे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हड़प्पन प्लस वैदिक दोनों का एक मिक्सचर रहता। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो लोग थे इंडस वैली के, हड़प्पन के, वो धीरे धीरे कहां पे ईस्ट की तरफ जाने लग गया। फिर धीरे धीरे वो ट्रैवल करते हुए मध्य प्रदेश के आगे निकल गए, और ऐसे करते करते फिर आज का जो उत्तर प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आसाम, ये पूरे ईस्ट में फैल गए, ठीक है। इसके बाद हम लोग वो टाइम आता है सबसे इंपॉर्टेंट, एक 526 BC का टाइम। 526 BC में चालू हुआ था जैनिज्म, ठीक है। जैन धर्म की स्थापना हुई थी, ठीक है। किसने किया था उसका नाम कमेंट्स में बताओ अगर आपको याद है तो। महावीर करके थे, अगर आपको याद होगा। इन्होंने क्या स्टार्ट किया था? तीर्थंकर, तीर्थंकर बोलते थे, जो भी जैनिज्म के जो बहुत उच्च कोटि के जो एक पुजारी बोल सकते हो या फिर एक ऋषि बोल सकते हो, उनको हम लोग तीर्थंकर बोलते थे। तो इस तरह से जैनिज्म चालू हुआ, ठीक है, और धीरे धीरे जैनिज्म पूरे इंडिया में फैला। अब आते हैं आगे का समय। और कौन है आप लोगों को पता है, इंडिया में बहुत सारे एम्पायर स्थापित हुए थे, जैसे मौर्य एम्पायर, ठीक है, देन अशोका, गुप्ता एम्पायर के जो हेड थे। इन सब के लास्ट में जो आता है टाइमिंग, अब आते हैं हम लोग 0 पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक 300 BC का मैं एक टाइम पीरियड लिख देता हूँ। इस बीच में बहुत सारी डायनेस्टी आई थी,
ठीक है, मौर्य एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, छोला किंग्स, उन सब में और डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इन सब का डिटेल चाहिए कि किस तरह से चेंजेस हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ, तो वो एक स्पेशल लेक्चर में कभी मैं लूंगा। उसके लिए आपका रिस्पॉन्स के ऊपर है। अगर अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं, मुझे एटलीस्ट अगर 100 लोगों ने बोल दिया कमेंट में कि हाँ सर स्पेशल लेक्चर लो, तो मैं उसका लेक्चर लूंगा स्पेशल, जिसमें आपको इसके बारे में और डिटेल में और अच्छी तरह से हम लोग जानेंगे। फिलहाल आगे चलते हैं, जो हमारा टाइमलाइन है। अब देखो यहां पर आप लोग पढ़ा था, इसके बाद जीरो टाइमलाइन आता है, रोमन एम्पायर। यहाँ पे जो है रोमन एम्पायर बहुत ज्यादा, मतलब क्योंकि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, और वो टाइम पे जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद जीसस क्राइस्ट ने लोगों को मैसेज देना चालू किया ह्यूमैनिटी के बारे में, क्योंकि वो भगवान थे, उन्होंने भगवान मानते हैं जैसे, तो उन्होंने लोगों को मैसेज देना चालू किया ह्यूमैनिटी के बारे में, मानवता के बारे में। फिर धीरे धीरे रोमन एम्पायर डेवलप हुआ। अब जो हमारा मेन टॉपिक है, क्योंकि देखो बाहर का जो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो रोमन एम्पायर है वो वर्ल्ड हिस्ट्री में आता है, उसके बारे में डिटेल में टाइम नहीं है, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक टाइम आपको बताता हूं, इसको हम लोग बोलेंगे 6th सेंचुरी, 6th सेंचुरी एडी, 6th सेंचुरी एडी। कहीं कहीं पे आप लोगों को टाइम कुछ इस तरह से लिखा होता है, 6th सेंचुरी एडी, 2nd सेंचुरी, 5th सेंचुरी। तो इसका मतलब क्या होता है टाइम, इसको हम लोग लिखने का तरीका क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके 10th की बुक्स में बहुत जगह कहीं कहीं पे सेंचुरी लिखा है, कहीं कहीं पे नहीं लिखा है, और जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो ये गड़बड़ी कर देते हो इसका डेट लिखने में। तो किस तरह पहचानना है, देखो सबसे पहले यहाँ पे 6 लिखा है तो ऑफकोर्स 6 तो रहेगा। देन सेंचुरी बोला है, सेंचुरी मतलब हम लोग को पता ही है क्या होता है 100। तो ये दोनों कहां से आया, सेंचुरी से, और ये कहां से आया 6। लास्ट में क्या लगाना है आपको, एडी। तो ये जो डेट है वो है 600 एडी। अगर क्लियरली समझना है तो जीसस क्राइस्ट के जन्म के 600 साल बाद 600 एडी यहां पे एक धर्म की स्थापना हुई, उसको हम लोग बोलते हैं इस्लामिक, ठीक है, इस्लाम की यहां पे स्थापना हुई। मोहम्मद पैगंबर जो पहले मैसेंजर थे इस्लाम के, वो पिक्चर में आए यहां पे। यहां तक का जो हिस्ट्री था ये आपका 6th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री था। एक बहुत बड़ा टाइमलाइन कवर किया था आपको 6th स्टैंडर्ड में। 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग थी, ठीक है, आपको इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को एक रिवीजन की जरूरत थी। तो यानी कि यहां से लेके पूरी की पूरी हिस्ट्री ये आपको 6th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ी थी। इन सब में जो मैंने डेट्स लिखे हैं ये सब के सब डेट्स आपको 10th स्टैंडर्ड में मिलेंगे। हाँ इसका डिटेल्स नहीं मिलेगा, लेकिन डेट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन सब पे बुक्स लिखी गई है, इन सब पे लोगों ने अपने अपने कमेंट्स दिए हैं, व्यूज दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आर्किटेक्चर जो हुआ है वो सब हम लोग आप पढ़ेंगे 4th चैप्टर में। ये जो हिस्ट्री का जो 4th चैप्टर है उसमें हम लोग 10th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 6 जो है इसको हम लोग अभी आगे चलते 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री है वहां पे थोड़ा सा रिविजन करते हैं। आप लोग नोट्स बना रहे हो, आई होप कंटिन्यू। तो अभी तक आप लोगों ने देखा 6th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री। अब हम लोग 7th और 8th स्टैंडर्ड का कंबाइन एक रिवीजन करेंगे, और फिर 9th और 10th का हम लोग देखेंगे क्या टॉपिक आने वाला है। तो अभी आप लोग कौन सा डेट था इसके पहले, अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, वहां पे डेट क्या स्टार्टिंग हुआ था, मैं इसको भी क्लियर कर देता हूं, ठीक है। यहां पे क्या डेट चालू होना है अभी, 6th सेंचुरी एडी के बाद, यानी 600 एडी के बाद। इसके बाद जो है ये जो डेट है, इसके बाद हमारा अभी नया पीरियड चालू होता है इंडिया के लिए, एक मेडाइवल पीरियड, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने एंशिएंट देखा, अभी हम लोग आते हैं मेडाइवल में, एंट्री कर चुके हैं। मेडाइवल पीरियड में आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 1200 का डेट, 1200 एडी। 1200 एडी यहां पे कौन आए थे, यहां पे आए थे पृथ्वीराज चौहान, राजपूत, यहां पे राजपूत लोग यहां से डेवलप होना चालू हो गए। तो इसके बाद का जो टाइम है वो राजपूत का है। तो राजपूत ने काफी साल तक यहां पे राज किया। फाइनली क्या हुआ, मोहम्मद घोरी से पृथ्वीराज चौहान का फाइट हुआ, पहली फाइट जीत गए, फिर वो हार गए, ठीक है। तो इस तरह से फिर इंडिया में सुल्तानेट चालू हो गया। तो आफ्टर 1200 एडी, तो 600 से लेके 1200 साल के बीच में, 600 साल के इस 600 इयर्स की जो हिस्ट्री है, यहाँ पे राजपूत ने काफी ज्यादा डोमिनेंस किया था। अब आते हैं 1200 एडी में। इसके बाद यहाँ पे इंडिया में सुल्तान आए, तो यहाँ पे चालू हो गया सुल्तान पीरियड, ठीक है। अब इसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पे तुर्किश,
ठीक है, तुर्किश, फिर सैयद, लोधी, ऐसी बहुत सारी डायनेस्टी इंडिया में आई जिन्होंने इंडिया में राज किया, और इसको हम लोग बोलते हैं सुल्तान पीरियड, सुल्तानेट, या फिर यहां से लेके यहां तक ये थी सुल्तानेट। जैसे क्या बोलते थे कि दिल्ली का सुल्तान कौन था, जैसे रजिया बेगम एक पहली लेडी है, रजिया बेगम, जो दिल्ली की लेडी सुल्तान थी, महिला जो है, मतलब फीमेल में सिर्फ रजिया बेगम 4 साल तक ही थी, बट उन्होंने एक हिस्ट्री बना दी थी कि लेडी भी सुल्तान बन सकती है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, हमारा टाइमलाइन जो आता है वो 1526 एडी में आता है। 1526 एडी, यहां पर आप लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से इंडिया में कौन आया था, बाबर, ठीक है, बाबर इंडिया में आया, और क्या हुआ, पानीपत का पहला युद्ध, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के बाद इंडिया में इब्राहिम लोधी हार गया, ठीक है, लोधी डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी का जो हेड था, सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोधी। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी ने हार गया और बाबर जीत गया। जैसे ही बाबर आता है यहां पे बाबर विन हो जाता है और लोधी, इब्राहिम लोधी हार जाता है। इसके बाद क्या होता है, इब्राहिम लोधी हार गया तो बाबर आ गया, अब सुल्तान पीरियड खत्म हो गया, ठीक है, अब चालू होता है मुगल पीरियड। अब मुगल के बादशाह, अब यहां पे बादशाह चालू हो गया, सुल्तान खत्म, अब बादशाह आएंगे, ठीक है। 1526 के बाद, 1526 से लेके बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब। तो ये जो मुगल्स थे, इन मुगल्स ने इंडिया में काफी साल तक राज किया, ऑलमोस्ट 1707 तक, 1707 एडी तक इन मुगल्स ने राज किया। इसको हम लोग बोलते हैं अर्ली मुगल्स। क्या बोलते हैं इनको, अर्ली मुगल्स, अर्ली मुगल्स, इन्हें हम लोग कहते हैं अर्ली मुगल्स। ये अर्ली मुगल्स काफी पावरफुल थे, उन्होंने पूरे इंडिया को कैप्चर कर लिया था। इन सब मुगल्स में से, और सभी के सभी सेक्युलर थे, यानी धर्मनिरपेक्ष थे, वो हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ नहीं करते, सिर्फ औरंगजेब को छोड़ के। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, ही वॉज डिक्टेटर, वो हिंदू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता था, और इन सब मुगल्स में सिर्फ औरंगजेब ने ही इंडिया में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया था। बाकी जितने भी थे वो बहुत अच्छे शासक थे, हम सब इनके बारे में सुना ही होगा आपने, अकबर के बारे में, कितने बड़े शासक थे, उन्होंने इंडिया को काफी और एक्सपांड किया था। अकबर थे, फिर शाहजहां थे जिन्होंने ताजमहल बनाया था, ये इन्होंने इंडिया के लिए भी बहुत कुछ किया, और सेक्युलर थे ये लोग। फाइनली औरंगजेब से फाइट कौन कर रहा था, ये आप लोगों का जो हिस्ट्री है यहां से चालू होता है, 7th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री, ठीक है। ये थी जो बीच की हिस्ट्री है, इन सब के बारे में शॉर्ट में आप लोगों को 7th स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, इतना डिटेल्स में नहीं दिया हुआ है। तक आप लोगों ने देखा 600 एडी से लेकर 1707 तक का जो टाइम पीरियड था, उसमें आपने 7th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा वो देखा आपने। अभी अब नया टाइमलाइन चालू होता है 1707। 1707 जो एडी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। इसको हम लोग मानते हैं कि यहां से जो है मॉडर्न पीरियड चालू होता है। मेडाइवल हिस्ट्री खत्म हो गया, आपने जो मेडाइवल हिस्ट्री पढ़ा, अब हम लोग मानते हैं यहां से चालू होता है मॉडर्न हिस्ट्री, जितने भी हिस्टोरियन है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये डेट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, कुछ तो चेंजेस हुआ होगा यहाँ पे। जिस तरह से जीरो टाइमलाइन पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उसी तरह से 1707 में किसी का जन्म नहीं हुआ था, यहाँ पे डेथ हो गया था एक्चुअली। तो यहाँ पे जब औरंगजेब का डेथ हुआ था, औरंगजेब जैसे मैंने बताया कि ये पावरफुल थे, तो औरंगजेब के डेथ के बाद, इसके बाद इसके 4 बच्चे थे, ठीक है, वो चारों बच्चे आपस में फाइट करके मर गए। फिर मुआज्जम करके था, वो जीता, लेकिन फिर भी आने वाले जो मुगल्स थे वो सब वीक थे, कमजोर थे, उनको हम लोग बोलते हैं लेटर मुगल्स। इसके बाद कौन आए फिर, लेटर मुगल्स। ये जो लेटर मुगल्स थे, ये क्या थे, ये थे वीक थे, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बहुत कम थी, इनको फाइट करने का
टेक्निक नहीं पता था, आराम परस्ती चाहिए थी, ठीक है। अभी जो लेटर मुगल्स थी इनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इनकी स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेटर मुगल्स की, कि किस तरह उन्होंने अपने आप को कमजोर किया, किस तरह लोगों ने उन्होंने आपस में फाइट किया, किस तरह धीरे धीरे बाकी सब एम्पायर राइज किए। तो ये भी जो है इसका एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, ठीक है, इसका एक सेपरेट वीडियो बन सकता है, ये भी एक स्पेशल लेक्चर में कभी मैं ले लूंगा। तो ये जो लेटर मुगल्स थे ये वीक थे, तो इसका जो फायदा लिया, इसके बाद देखो ऑलरेडी फाइट इंडिया में बहुत सारी डायनेस्टी थी, जैसे कि हम लोगों ने देखा राजपूत थे, मराठास थे, ठीक है, राजपूत, मराठास, पठान, ठीक है, जाट, देन अहोम, सिख, इस तरह करके बहुत सारे डायनेस्टी थी इंडिया में जो फाइट कर रही थी। किसके लिए फाइट कर रही थी? दिल्ली के तख्त के लिए, दिल्ली में राज करने के लिए, दिल्ली में बादशाह बनने के लिए सबकी फाइट चल रही थी। अब इन सब में एक समय ऐसा भी आया कि मराठाओं ने ऑलमोस्ट इंडिया के 90% पार्ट में अपना कब्जा करना चालू कर दिया था। 70% तो कर लिए थे, 90% करने वाले थे, लेकिन उनमें अंतर युद्ध हो गया। जिसे बाहुबली का डालोगे ना, अंतर युद्ध, आपस में ही फाइटिंग करते हैं भाई भाई, वही यहाँ पे हो गया था। तो ये जो इसकी वजह से मराठास पूरा कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन दिल्ली तक पहुंच गए थे और दिल्ली जीत भी लिया था मराठास ने। लेकिन बस वही होता है कि आपस में ही लोग लड़े, पेशवाशिप जब आई, और इसकी वजह से यहाँ पे इसका फायदा किसी और ने उठा लिया। तो जैसे ही मुगल्स कमजोर हुए, इन सब ने अपना अपना एम्पायर स्टैब्लिश करना चालू कर दिया इंडिया में, और इन सब के बारे में आपने पढ़ा ही है, 7th स्टैंडर्ड में थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा 8th स्टैंडर्ड में आ चुका है आपके। इसके बाद का जो टाइम आता है, ठीक है, अब यहाँ पे जो मराठास की हिस्ट्री है, ठीक है, मराठास की हिस्ट्री हर जगह कैप्चर, क्योंकि देखो मराठास ने हर जगह कैप्चर कर लिया था, तो इनका जो डोमिनेंस है वो हर एक को मानना पड़ा। फिर आता है टाइम 1761, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है ये टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। इस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठास के जो पेशवा थे, ठीक है, मराठास में 2 डिवीजन था, पहले किंग थे, ठीक है, पहले कौन थे? किंग्स, राजा थे, फिर उनके बाद कौन आए? पेशवा। जो किंग थे पहले स्टार्टिंग में उन्होंने किसने किया था? शिवाजी महाराज ने, फिर शिवाजी महाराज के बाद उनके संभाजी ने, संभाजी के बाद शाहू महाराज ने। लेकिन इनके बाद जब आए, किंग के बाद पेशवा आए, बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थे, उसके बाद बाजीराव, उनके फिर बेटे भी थे। तो इसका जो डिटेल्स है हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा लेक्चर। तो पेशवा जो थे मराठास के, उन्होंने 1761 के थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में पार्टिसिपेट किया था। तो यहां पे जो हुआ था वो था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का ये तीसरा जो युद्ध था, इसमें मराठास ने सबसे हेल्प मांगी, ठीक है, कि हमारे साथ में लड़ो। किससे लड़ना था? लड़ना मुगल से नहीं था, लड़ना था अहमद शाह अब्दाली से। अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का सरताज था, उसने इंडिया पे 8 बार अटैक किया और करोड़ों की संपत्ति लूट गया। अहमद शाह अब्दाली ऐसा था, उसकी जिंदगी आराम परिस्थिति में थी। वो इंडिया में आता, अटैक करता, लूटता, घर पे चला जाता, फिर आता, लूटता। उसने सोमनाथ टेम्पल लूटा, वैष्णो देवी टेम्पल लूटा, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में उसने अटैक किया, पंजाब में, और बहुत सारा इंडिया का मनी अफगानिस्तान से पूरे वर्ल्ड में फैला दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे हमारा था पीकॉक थ्रोन, यानी एक मोर के इतना बड़ा हमारा एक राजगद्दी थी जो दिल्ली से उठा के लेकर गया। और इसी के टाइम पे कोहिनूर हीरा भी अफगानिस्तान, फिर वहां से उसको ब्रिटिश ने एक्वायर करके अपने साथ लेके चले गए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट आगे धीरे धीरे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में हुआ क्या? अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच फाइट हुआ, जिसमें काफी अच्छी फाइट देते हुए मराठास लेकिन लास्ट में हार गए। उसका रीजन था क्योंकि अपने ही कुछ लोगों ने
मिलके अपने ही कुछ लोगों ने इनका साथ नहीं दिया, ठीक है, पेशवा का मराठा का साथ नहीं दिया, जिसकी वजह 1761 का थर्ड बैटल का पानीपत का युद्ध है वो हम लोग हार गए। इसके बारे में एक मूवी बनी है, आप लोग जाके देख सकते हो, पानीपत एक करके, अभी लेटेस्ट में आई है, उसमें आपको थोड़ा और डिटेल में जानने को मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, अब जैसे ही यहां से मराठा हार गए, देखो सबसे पावरफुल मराठा थे, अब मराठा हार गए। अब इसके बाद जो बाकी के लोग थे वो आपस में वो लोग भी हो गए कि चलो मराठा हार गए हैं, अब हमको टाइम मिल गया है। तो फाइनली अब आता है 1761 में, यहां से अब ब्रिटिश एम्पायर इंटर करता है। फिर 1761 से लेके 1857 तक का जो टाइम लाइन है, यहां पर ब्रिटिश धीरे धीरे इंडिया में अपना कैप्चर कर रहे थे। यहाँ पे ये अल्टर साथ में चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे लेटर मुगल्स भी हैं साथ में, ये जो लेटर मुगल्स है ना, इनका हिस्ट्री, ये जो लेटर मुगल्स हैं ये भी मराठा के साथ में चल रहे हैं, इन दोनों का पैरेलल चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गए थे, ये भी चल रहे हैं, दिल्ली में बादशाह मुगल ही थे, कोई और नहीं था। अब ये जो लेटर मुगल्स थे और ब्रिटिश थे, इनमें छोटी सी फाइटिंग हुई, फाइनली ब्रिटिश जीत गए। 1857 का जो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसके ऊपर बुक लिखी हुई है, ठीक है। अब ये सब हम लोग जेम्स मिल करके इन्होंने लिखा है, ये हम लोग देखेंगे आगे, 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 है, उसमें हम लोग देखेंगे कि किसने लिखा है, किस तरह से क्या क्या चीजें उसमें लिखी गई हैं। 1857 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि पूरी इंडिया यूनाइट हो गई थी, पूरे इंडिया ने ब्रिटिश से लड़ने के लिए एकत्र हो गए थे, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से हम जीत नहीं पाए। अब यहां से जो 1857 ब्रिटिश एम्पायर राइज होता है, तब तक के लिए जैसे 1857 में हम लोगों ने फाइटिंग किया, ये लास्ट फाइट था जो मुगल्स ने और हमने मिलके साथ में ब्रिटिश के खिलाफ लड़ी थी। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो मुगल एम्पायर था वो खत्म हो गया, मुगल एम्पायर डिक्लाइन, और राइज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। और ये जो टाइम पीरियड था वो इंडिया का एक ब्लैक एज चालू होने वाला था, यानी एक काला समय चालू होना था इंडिया के लिए। इसके बाद का जो हिस्ट्री है 1857 से लेके पूरा 1947 तक का आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, जिसमें बहुत सारे हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स थे, ठीक है। तो 1857 से लेकर 1947 तक का जो हिस्ट्री था, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंस वॉर, यानी या फिर फ्रीडम मूवमेंट, दो बहुत सारे नाम है इसके, या फिर सिंपल में अगर मैं बोलूंगा तो हम लोग बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। ये हिंदी के कुछ वर्ड्स में आपको ध्यान देने की जरूरत है, इसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास। ये जो वर्ड है आधुनिक, ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधुनिक का मतलब होता है मॉडर्न, सिंपल। और मॉडर्न चीजें क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश ने बहुत सारी मॉडर्न चीजें इंडिया में लाई थी, ठीक है। ब्रिटिश ने इंडिया पे राज तो किया, उन्होंने कुछ देकर भी गए, इन सब के बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं 1947 के बाद। 1947 के बाद जब आप आते हो तो वो जो टाइमिंग चालू होता है वो होता है आप लोगों का 9th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री। 1947 से लेके ऑलमोस्ट 2000 तक आप लोग ने पढ़ा था, जो था 2014 तक का दिया है, एक्चुअली 2014 तक का दिया है आपके हिस्ट्री में। यहां पे था पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ये आप लोगों ने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में। इसमें क्या हुए थे, इसमें हुए थे वॉर, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, वॉर। किसका वॉर हुआ था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, और बहुत सारे वॉर थे, इंडिया चाइना वॉर, फिर इंडिया पाकिस्तान को और वॉर हुआ यहाँ पे, फिर इंडिया में ग्लोबलाइजेशन चालू हुआ, और इस तरह से हम लोग ने 9th स्टैंडर्ड को कंप्लीट किया। तो आप डेट देख सकते हैं 2014 एडी, हम लोग कहां पर आ गए, 2014 एडी में 9th स्टैंडर्ड में। अब हिस्ट्री तो बचा ही नहीं है, हिस्ट्री तो खत्म हो गया टाइम, तो अब 10th स्टैंडर्ड में बचा क्या पढ़ने के लिए। देखिए पहले का जो सिलेबस था उसमें आपको यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री चालू कर देते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल हिस्ट्री, यानी वर्ल्ड हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 ये सब थोड़े डिटेल में है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा चेंजेस किया गया है, यहाँ पे आपका चालू होगा 10th स्टैंडर्ड में लिटरेचर हिस्ट्री। 10th स्टैंडर्ड में जब आप आओगे तब हम लोग जब स्टार्ट करेंगे हम लोग ये चैप्टर 1, तो उसमें आप पढ़ोगे कि किस तरह से इंडिया में जो आर्किटेक्चर है, पेंटिंग है, डांसिंग है, ठीक है, किसने किसने क्या बुक्स लिखी हैं,
इंडिया में कौन कौन से टेम्पल्स हैं, कौन कौन से बहुत जो हमारे हेरिटेज साइट हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा 3, ये 3 क्वेश्चंस के आपको आंसर कमेंट्स में लिखने हैं, या तो फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए ज्यादा डिटेल्स के आंसर नहीं है तो आप कमेंट्स में लिख। ओके, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, आपको वीडियो पॉज करना है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। कमेंट्स में लिखेंगे तो भी चलेगा, और व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करेंगे तो भी चलेगा। हाँ, अगर कुछ डाउट है तो आप पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, या फिर कमेंट्स में भी लिख दो डाउट, तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे, वीडियो पॉज कीजिए और लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको लिखने हैं अच्छी तरह से। आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करो फ्रेंड्स के साथ में, और कोई डाउट है तो मुझे पूछो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।